नाम है इसका मेरी आवाज सुनो, इस कार्यक्रम का। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि कहाँ, जींद में होगा एकलव्य स्टेडियम। तीसरी बात ये कि ये राजनीति से ऊपर उठ के कार्यक्रम है। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि गैर राजनीतिक, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति से ऊपर उठ के कार्यक्रम है। और उसमें जिन लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि ये आएंगे वो गैर राजनीतिक लोग हैं। जैसे मैंने बताया देवेंद्र शर्मा जो किसान के लिए आजकल बहुत बढ़िया लिखते हैं। इसी तरह एक मिस्टर घुमन है जो एक्स वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के। इसी प्रकार से जो किसान यूनियन का एक युद्धवीर सिंह जो ये क्या संयुक्त किसान मोर्चा का स्पोक्स पर्सन था और उसकी बड़े सुलझी हुई बात वो जो करता है, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। इसी प्रकार से हमने हमारे जनरल वत्स हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और एक चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि आज के दिन वो दलित की आवाज़ को ऊपर उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनका बड़ा महत्व है। मैंने जैसे कहा कि सामाजिक दृष्टि से दलित को एक लंबी छलांग लगाने का, ताकि वो सामाजिक रूप से समाज के बराबर खड़ा होके उसको एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिले, जो हमारे संविधान में भी एक ये उम्मीद थी। चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे और चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी कि सामाजिक रूप से हम एक समाज की संरचना करें, ये था। और इसी प्रकार से हमने कुछ और भी साथी हैं जिनको आमंत्रित किया है। और उसमें सोमपाल शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा, जो पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शायद रहे हैं। वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी, तो ऐसे लोगों को हमने आमंत्रित किया है। और जगमीत बराड़ पंजाब से, वो वैसे तो वो अकाली दल के हैं, लेकिन उनकी सोच भी गरीब के प्रति, किसान के प्रति, गरीब के प्रति, गांव के प्रति वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़े अच्छे उनके सुझाव हैं। तो ये है। लगातार चौटाला सीट को लेके जो है दावेदारी पेश की जा रही है, चौटाला सीट को लेके लगातार दावेदारी पर सवाल करने लगे। नहीं, आप अब चौटाला में एकदम आगे कुछ और पूछ लो यार। दुष्यंत चौटाला के द्वारा लगातार जो है एक मिनट आप चौधरी साहब, टारगेट क्या है? अरे भैया मेरी तो बात क्या लेने दो। तीनों इकट्ठे बोल के मैं किसका जवाब दूं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सवालों के जवाब मेरे पास हर एक के हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा आपकी सोच भी ऊंची हो कि जैसे आपने कहा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य साफ ये है कि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 1991 में आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी उनके एक साथी सलाहकार और बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी। और अब 32-33 साल हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा चढ़ाव आया है। और चढ़ाव ये है कि आज आर्थिक रूप से दिल्ली में सरकार ये कहती है कि अब 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं और हो सकता है अगले 2 साल में हम 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाए। लेकिन वो जो आर्थिक सुधारों का युग है जो 30-32 साल हो गए, उसमें गरीब को और किसान को उसका हिस्सा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये भी एक हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इस देश में करोड़पति सिर्फ ट्रेड वाले ही होंगे, उद्योगपति ही होंगे, या कोई साधारण व्यक्ति भी सामाजिक रूप से अपने आप को ये संतुष्टि पाएगा कि नहीं मेरे लिए भी अब मैं भी आर्थिक रूप से सबल हूँ। ये है। फैसले भी लिए जा सकते हैं सर,
कोई फैसले लिए थे? अब ये चलाकी ना मत 70 साल हो चौधरी गए साहब, सर सत्ता में रहे आप, 70 साल हो गए राजनीति करते, 70 साल आप लोग कह रहे उम्र होगी 70 नहीं 77। चौधरी साहब 50 साल की राजनीति में आपके साथ साथ जनता को भी 31 है, आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, जबकि जनता ने आपका हमेशा समर्थन किया। तो क्या 2024 में एक बार फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह दमदार तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? देखो, मैं आपको सही तौर पे ये बताऊं कि मैं कुछ ऐसे एलिमेंट को जिससे कि लोगों की उम्मीद जगे कि ये आदमी ऐसे उतरे हैं मैदान में, राजनीति के मैदान में, जो राजनीति को एक नई सोच, नई दिशा और स्वस्थ राजनीति के लिए, माफ करना आपको भी मैं जवाब दे रहा हूँ, 1977 में भी ये समय आया था जब कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना और जनता पार्टी के रूप में नए लोग बहुत आए, लेकिन मैं नाम नहीं लेता, मेरे को सबका पता है 77 में मैं भी एमएलए था और वो भी एमएलए थे। उनके लक्षण देख के, लक्षण देख के मुझे भी खुद शर्म आती थी कि जिस उम्मीद से जनता ने इनको बनाया है, मैदान में उतारा है, एक बड़ी सोच के साथ के कांग्रेस को रिप्लेस करके ये क्या करेंगे, लेकिन लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई और इसीलिए 2 साल में वो पार्टी टूट गई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रयास है, मेरा प्रयास अब वो नहीं है जो आप कह रहे हो, मेरा प्रयास ये है कि मैं कम से कम एक व्यवस्था में एक ऐसे आदमी खड़े करके जाएं जिसमें ये कि भाई वीरेंद्र सिंह को तो मौका नहीं मिला, लेकिन इसने आदमी ठीक तार दिए। ये चौधरी साहब, जींद की जो धरती है वहाँ पर जब भी कोई भी हुंकार भरी है, बदलाव लेकर के आइए, आप कहाँ तक देख रहे कितना बदलाव आएगा? अब देखने के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, क्या अपेक्षा है? मेरे हिसाब से तो टोटल बदलाव। अब आप उसको पॉलिटिकल बदलाव कह दोगे, ये नहीं है मेरा। मैं मेरी एक एक बात को अगर आप समझो तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रयोग और जो समाधान इन समस्याओं के लिए हुए हैं, जो आज़ादी से पहले भी थी, आज भी खड़ी है, उनके रूप तो बदल गए। ये नहीं है मैं कहता कि वो बिल्कुल यूं की हों, लेकिन नए समाधान की जरूरत है। और खुद प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त को नहीं, पिछली 15 अगस्त को ये कहा था कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें ऐड कर दिया जय विज्ञान। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब मैं चौथी चीज ऐड कर रहा हूँ, जय अनुसंधान। मेरे को भी और आपको भी ये लगेगा कि अनुसंधान का मतलब ये है कोई आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कोई साइंस का, कोई इस तरह का, या कोई मेडिसिन का, लेकिन सोशल साइंसेज के माध्यम से जो ये समस्याएं हैं इनका क्या समाधान हो, ये एक हमारी कोशिश है कि हम लोगों में इस बात को प्रसारित करें। और इसी से जो आपने बदलाव की बात की ना, इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इंडिया गठबंधन को लेके क्या कहना चाहोगे? कुछ कह रहे हैं कि एक मंडिया गठबंधन है, फिर आप एनडीए का भी पूछ रहे ना, दोनों पूछना, कभी इंडिया की बात करो। नहीं मैं दोनों बताऊंगा। मैं किसी से ना मैं किसी की मदद करता, ना मैं किसी का विरोध करता। इंडिया का जो शब्द है उसमें जो गठबंधन है उसमें सीधी बात यह है, अगर गठबंधन वालों की नीयत ठीक रही तो बहुत मजेदार मुकाबले होंगे। अब इससे मजेदार से आगे मत करवाओगे। और अगर उनकी नीयत खराब हुई तो फिर वही होगा जो 77 में हुआ। दूसरी बात आप पूछो, एनडीए की बताओ। हाँ मैं बताता हूँ ना, इनका भी जवाब हो जाएगा आपका भी। एनडीए को भी ये लगने लगा है बीजेपी को कि हमारे को भी अपना जो पुराना एनडीए का एक गठबंधन था उसको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। वो इसीलिए है कि इंडिया गठबंधन सामने आया है। तो बाकी तो राजनीति है, इसमें कोई चीज डेफिनेट नहीं होती। हर रोज आंकड़े भी बदलते हैं, तराजू का भार भी ऊपर नीचे होता है। तो आप मेरे से पूछते रहना, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या लगता है जिस तरह से गठबंधन होने जा रहा है तो उससे बीजेपी डरी हुई है, जिस तरह से अभी आपने खुद कह भी दिया। आप डरा हुआ शब्द नहीं मैं कह रहा, मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी एनडीए जो उनका पुराना साथियों का गठबंधन है
उसको मजबूती देने की बात उनमें आई है और उन्होंने कोशिश भी की। दादरी में आज जेजेपी की रैली हुई, उसमें दोबारा मिलकर एक साथ 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है। पता नहीं मेरे को, तो खैर वो तो देखो बात ये है कि मैं तो इस बारे में ज्यादा बोलने का क्या है। मैं कहता हूँ कि ये गठबंधन बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है। बीजेपी अपने आप में सक्षम है। वो 10 सीट जब लोकसभा की जीत सकती है, और उसमें भी एक सीट ऐसी है रोहतक की जो 10-12 हजार से जीती, बाकी कोई 3 लाख से, कोई 3.5 लाख, कोई 5.5 लाख से, तो ऐसी पार्टी किसी दूसरे पे यानी क्यों करेगी? मेरा फिर वही सवाल है, लगातार उचाना सीट को लेके जो है खींचतान चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना? तो जी साहब अंतिम सवाल है। तो भी साहब अभी आपने दुष्यंत भी कहते हैं जी, आप भी कह रहे हैं। अभी आपने बोला है अगर इंडिया गठबंधन के नेता ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बात हरियाणा की जाए, हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन में से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अगर चौटाला की बात की जा रही है, इन लोगों के साथ में, वो तो एक दूसरे पर पहले से नहीं, एक मिनट सुनो। ये 2 भागों में इसको बांटो आप। आज इंडिया गठबंधन का मेन जो थ्रस्ट है वो है 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन। उसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होनी। इवन मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, कांग्रेस भी ये कहती है हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। गठबंधन के जो पार्टनर हैं वो भी इस बात का शायद एहसास करते हो, लेकिन जब चुनाव असेंबली के आएंगे तब सिचुएशन क्या होगी वो अलग बात है। आम आदमी पार्टी ने भी तो उंगली उठाई है, तो आम आदमी पार्टी उंगली उठाई है। 2014 में 2019 में तो कांग्रेस 10 की 10 सीट 19 में आ रही है, 14 में 2 सीटें आ रही, क्योंकि वो दूसरों पर आरोप लगा रही। 2 कहाँ, ये एक ही आई थी। 2014 में 9 सीट आई थी बीजेपी की, हाँ 2019 में 10 आई थी बीजेपी की नहीं आई। कांग्रेस। बीजेपी की, एक मिनट, बीजेपी की 7 सीट आई थी और 1 सीट आई थी इसकी चौटाला की, और एक सीट आई थी कांग्रेस की, एक और इस 3 सीटें गई थी 7। और वो जो 2 सीटें गई हैं बीजेपी के गठबंधन वाली, भजन लाल जी के नाम से जो पार्टी थी, उस पार्टी की 2 सीटें आ रहे थे। तो जी साहब अंतिम सवाल आपसे। अंतिम क्यों? आप पूछते रहो। नहीं, ऐसे नहीं है। एक सवाल और मेरी तरफ से। हर कोई बदलाव के नाम पर इस धरती पर आता है, जीने की धरती, कि हम बदलाव लेकर के आ रहे हैं, और जब उनका बदलाव उस वक्त पर आ जाता है तो कहीं न कहीं किसान कमेरे की आवाज वहीं मरकर रह जाती है। 3 उदाहरण आपको देने वाला हूँ। जेजेपी पार्टी के साथ छोड़ो उसको, आप उस पर जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसके साथ में मैंने जवाब ले, किसने कह दिया आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे से थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप। अभी अभय जी भी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, और अभय जी भी इसी तरह से अलग अलग गुटों से अलग नेताओं को बुला रहे हैं कि अब आओ और चौधरी जननायक देवलाल जी की विचारधारा के ऊपर हम काम करते हैं, परिवर्तन लेकर के आएंगे। उसी तरह आप भी 2 अक्टूबर को ऐसे ही अलग अलग दलों से नेताओं को बुला रहे कि हम परिवर्तन लेकर आएंगे। वास्तव में परिवर्तन आएगा ही कैसे? अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वास्तविक तौर पे क्या आएगा। ये हर आदमी का अपने अपने दृष्टिकोण से प्रयास है, लेकिन मेरा प्रयास राजनीति से थोड़ा सा हटके ये है कि कुछ ऐसे समाधान जो जिनको अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, पॉलिटिकल और सोशल साइंसेस के थ्रू, और इवन मैं आई वुड से कि इकोनॉमिक्स के थ्रू जो आ सकते हैं, वो समाधानों की जरूरत है, जिससे कि जो कमाई करने वाला है, आपको आपका पेट भरता है, इस देश का नहीं दुनिया का भरता है किसान, उसके लिए आज क्या है। मेरे प्रोफेसर, जब मैं 1966 में पढ़ता था, मेरे प्रोफेसर की तनख्वाह 274 थी, और उसी साल पहली बार किसान का गेहूं का भाव 74 रुपये तय हुआ था, 74 रुपये क्विंटल। आज उसका भाव तो 2100 कितना है भाई? मैं सही बताओ, अरे बताने तो खड़ा है 2125 है। और उसी प्रोफेसर की जिसकी तनख्वाह 274 थी, वो आज 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में लेता है। उसका तो 60 गुना इंक्रीज, और उस किसान का 19 गुना।
ये नहीं, मैं इसीलिए इकोनॉमिक्स की बात की कि मैं स्टील मिनिस्टर था, 44,000 रुपये टन इसका भाव था स्टील का, और एकदम 65,000 70,000 तक भी चला गया, किसी ने कोई शोर नहीं किया। और आपका टमाटर, आपका आलू महंगा हो गया, लुट गया। बहन जी बताओ, आपका भी रसोई का मामला बिगड़ गया, वो भी कहेंगे हाँ भाई सब बर्बाद हो गए। अरे जिस आदमी को आज इसी व्यवस्था के लिए हमारे को देखना है, इसीलिए मैंने कहा कि जो आर्थिक सुधारों का युग था उसका लाभ ज्यादातर हमारे देश की इकोनॉमी तो बढ़ी है, लेकिन उसका लाभ किसान को और गरीब कमेरे को नहीं मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे लेट अस हैव ए रिव्यू, देखें कि इसको कैसे हम गरीब तक पहुंचा सकते। तो आपकी बात से क्या प्रयास लगाता है कि आप बीजेपी पार्टी छोड़ सकते हो? उचाड़ा हल्के के हर गांव हर घर से आप वाकिफ हैं। पिछले 4 साल में आप उचाड़ा का विकास किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो पिछले 4 साल से सरकार है, इस सरकार में 2019 के बाद आप अगली बात कर लो यार। जिस तरह से बात कर रहे हो लगातार, आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, किसानों की आवाज उठाने रहे हो, क्या आप बीजेपी पार्टी से छोड़ रहे हो? मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति, किसान की बात हो, गरीब की बात हो, मैं करूंगा। और कोई भी इस देश की पार्टी जो किसान की लड़ाई लड़ने की बात करता है, उसको अगर अनुशासनहीनता मानती है तो फिर मैं नहीं इस बात के लिए। और कोई किसी पार्टी की ये हिम्मत ही नहीं हो सकती कि किसान की बात करने वाले को कहो कि ये हमारी पार्टी के खिलाफ बात करता है। किसी गरीब की बात, पहलवानों की बात ये हमने करी। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि कई बार मुझे ये आता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें भी कुछ सुधारों की जरूरत है, वरना आवाज को बंद करना प्रजातंत्र में ये अच्छा नहीं है। आप बाहर भी नहीं बोल सकते, अंदर नहीं बोल सकते अपने विचार। ठीक है, आपने वोट देनी चाहिए पार्टी के हिसाब से दे दो, लेकिन कम से कम भले आदमी अपनी बात तो बोलो कि मेरे मन में ये बात है, बाकी मैं पार्टी के साथ हूँ। तो चौधरी साहब, अभय चौटाला भी कह रहे कि उचाड़ा से सीएम का उम्मीदवार उतारे। अच्छी बात है। देखो ना, आप एक बात तो मेरे को क्रेडिट दो, एक बात मेरे को क्रेडिट दो कि इस 90 के 90 हल्कों में उचाड़ा का ही नाम आ रहा है, कुछ तो है मेरे। उचाड़ा से परिवार का कोई सदस्य इलेक्शन लड़ेगा? उचाड़ा से परिवार, आपके परिवार से आपका तो घर है, क्या इलेक्शन वहां से लड़ेंगे आप? और क्या हटेंगे?